तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं समझता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं आने वाली परीक्षा की तैयारी में मन तन धन से जुटे होंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, आज एवरीडे जीके क्लास में मैं उपस्थित हूँ। आज का जो क्लास है वह मैं लिया हूँ इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आज हम लोग हल करेंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, पहले हम लोग आज का सुविचार जानेंगे। आज का सुविचार है क्रोध हवा का वो झोंका है, क्रोध हवा का वह झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। तो आज का सुविचार बड़ा ही प्रेरणादायक है। क्रोध को बस में रखना चाहिए, ये बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। तो आज का मेरे प्यारे बंधु प्रश्न है वह इतिहास से प्रश्न पूछा गया है। मैं एवरीडे जीके क्लास में 15 क्वेश्चन के साथ उपस्थित होता हूं। तो मेरे प्यारे बंधु, अगर आप 15 क्वेश्चन एवरीडे आप देखेंगे तो एक समय आएगा कि आपकी तैयारी संपूर्ण हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बंधु, आज का जीके का क्वेश्चन पहला है, भारत कितने ओर से समुद्र से घिरा है? भारत कितने ओर से समुद्र से घिरा है? तो मेरे दोस्त, भारत जो है 3 ओर से आपका समुद्र से घिरा हुआ है। ये आंसर हो जाएगा कि इस भारत के 3 ओर समुद्र से यह घिरा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत किन किन नामों से जाना जाता है? भारत किन किन नामों से जाना जाता है? तो भाई भारत जो है इसको आर्यावर्त, कौमा ब्रह्मावर्त, कौमा हिंदुस्तान और इंडिया के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो वह आर्यावर्त, ब्रह्मवर्त, हिंदुस्तान और इंडिया के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, भारत की मूलभूत एकता के लिए भारत के मूलभूत एकता के लिए भारतवर्ष नाम कहाँ से मिला है? तो मेरे प्यारे बंधु, पाणिनि द्वारा रचित एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। तो उसका होगा उत्तर सर्वप्रथम पाणिनि
की अष्टाध्यायी में मिला है। ठीक है, भारतवर्ष कहाँ से मिला है? तो पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी में भारतवर्ष मिला सर्वप्रथम। चौथा है आपका क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास भारतीय इतिहास के मुख्यतः तीन स्रोत कौन कौन है? क्वेश्चन है मेरे दोस्त, प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्यतः तीन स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्यतः तीन स्रोत कौन कौन हैं? तो भाई पहला है आपका इसमें पुरातात्विक साक्ष्य, या ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्यतः साक्ष्य बताएं, तीन साक्ष्य बताएं। तो भाई पहला साक्ष्य है आपका पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। दूसरा है साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य। और तीसरा है विदेशियों के वृत्तांत। तीसरा है विदेशियों के वृत्तांत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्यतः तीन साक्ष्य जो हमें मिलता है वह है पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशियों के वृत्तांत। पांचवा नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, पुरातात्विक साक्ष्य में पुरातात्विक साक्ष्य में किन किन चीजों का उल्लेख मिलता है? साक्ष्य में किन चीजों का उल्लेख मिलता है? तो भाई पुरातात्विक साक्ष्य में आपको किन चीजों का वर्णन मिलता है या उल्लेख मिलता है? तो भाई पुरातात्विक साक्ष्य में अभिलेख, आंसर का क्या मिलेगा? तो भाई अभिलेख इसमें उस समय का जॉन सिक्का चलता था तो सिक्के का साक्ष्य मिलता है, और उस समय स्मारक या भवन किस प्रकार बनाया जाता था इसके विषय में भी हमको इसका साक्ष्य मिलता है। दूसरा है मूर्तियां एवं चित्रकला, मूर्तियां तथा चित्रकला आदि के विषय में उल्लेख मिलता है, आदि के विषय में उल्लेख या साक्ष्य मिलता है। तो कहने का मतलब है कि पुरातात्विक साक्ष्य में
हमें उस समय के आपका साक्ष्य में हमको अभिलेख मिलता है, उस समय के सिक्के कैसे चलते थे, स्मारक भवन, मूर्तियां तथा चित्रकला आदि के विषय में साक्ष्य हमको मिलता है। तो भाई छठा नंबर क्वेश्चन है, तो देखिए भाई छठा नंबर क्वेश्चन है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भाई अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भाई अभिलेखों का अध्ययन को हम लोग कहते हैं, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, एपिग्राफी, या इसको हिंदी में अगर कहेंगे तो हिंदी में आप पुरालेख शास्त्र कहेंगे, पुरालेख शास्त्र। तो अभिलेखों के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? एपिग्राफी या पुरालेख शास्त्र। 7 नंबर क्वेश्चन है भाई, 7 नंबर क्वेश्चन है, आर्यों के ईरान से पूर्व, आर्यों के ईरान से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर आने का साक्ष्य, आने का आपका साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? किस अभिलेख में मिलता है? तो मेरे प्यारे बंधु, आर्य लोग जो ईरान से पूर्व की ओर आया, तो ये साक्ष्य हमको किस अभिलेख से हमको पता चलता है? तो ये साक्ष्य जो है ये खास करके ये साक्ष्य जो हमको मिलता है, और यह कब का है? ये अभिलेख कब का है? ये अभिलेख में मिलता है, तथा लिखो, तथा कब का है? कब का है? तो मेरे प्यारे बंधु, इसका हम लोग उत्तर जानेंगे। यह 1400 ईस्वी में हमको ये अभिलेख मिलता है, और बोगज कोई अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख में आर्य लोग जो ईरान से पूरब की ओर चला है, तो बोगज कोई अभिलेख में जो लगभग 1400 ईस्वी में ये अभिलेख से हमको ये पता चलता है कि आर्य लोग जो है ईरान से पूरब की ओर आए हैं। तो ये अभिलेख बोगज कोई अभिलेख में इसकी चर्चा किया गया है, तो उसी से हमको ये पता चलता है। अब हम लोग जानेंगे भाई 8 नंबर क्वेश्चन जो है, 8 नंबर क्वेश्चन आपका जो है उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो भाई वैदिक देवताओं कौमा मित्र कौमा वरुण कौमा इंद्र तथा नासत्य का वर्णन या उल्लेख
वर्णन या उल्लेख किस अभिलेख से पता चलता है? किस अभिलेख में मिलता है? तो मेरे प्यारे बंधु, ये जो वैदिक देवताओं का उल्लेख, उसमें मित्रता, वरुण ये देवता है एक तरह के, वरुण, इंद्र तथा नासत्य का वर्णन या उल्लेख किस अभिलेख से हमको पता चलता है? तो भाई ये भी आपका बोगज कोई अभिलेख से ही पता चलता है। ये किस लेख? बोगज कोई अभिलेख जो 1400 ईस्वी पुराना है। तो भाई बोगज कोई अभिलेख को हम देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि वैदिक देवता था, मित्र वगैरह, वरुण, आपका इंद्र, नासत्य आदि का वर्णन हमको इसी बोगज कोई अभिलेख से हमको मिलता है, जो 1400 ईस्वी लगभग पुराना अर्थात ये अभिलेख पुराना है। तो इस अभिलेख से हमको ये पता चलता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का उल्लेख किस अभिलेख में है? किस अभिलेख में मिलता है? तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का उल्लेख हमको किस अभिलेख में मिलता है? तो भाई इसका उत्तर होगा मास्की तथा गुर्जरा। मास्की तथा गुर्जरा में स्थापित अभिलेखों एवं नेतुर तथा उड्डेगोलम के अभिलेखों में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का उल्लेख हमें मिलता है। मास्की तथा गुर्जरा में स्थापित अभिलेखों एवं नेतुर तथा उड्डेगोलम के अभिलेखों में हमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का साक्ष्य मिलता है। अब मेरे प्यारे बंधु, अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करेंगे। तो एक क्वेश्चन नंबर 10 है, अशोक सम्राट था, हुआ करता। अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख किस अभिलेख में है? किस
अभिलेख में है। तो मेरे प्यारे बंधु, अशोक का उल्लेख जो है हमें मास्की तथा गुर्जर में स्थापित, अशोक का भी शासनकाल जो हुआ करता था, तो भाई उसका उल्लेख हमें मास्की तथा गुर्जरा में स्थापित उल्लेखों मास्की तथा गुर्जरा में स्थापित अभिलेखों एवं नेतूर तथा उड्डेगोलम के अभिलेखों में अशोक का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तो भाई मास्की तथा गुर्जरा में स्थापित अभिलेखों एवं नेतुर तथा उड्डेगोलम के अभिलेखों में हमें क्या मिलता है? तो अशोक का चर्चा किया गया है, अशोक का साक्ष्य हमें मिलता है। अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, खेल से संबंधित क्वेश्चन। अब हम लोग खेल से संबंधित क्वेश्चन पर विचार करेंगे। चूँकि मेरे प्यारे बंधु, हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वह फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहे हैं, अर्थात जो आने वाली परीक्षा है उसके विषय में हम लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। तो हमारा प्रत्येक दिन का टॉपिक अलग अलग रहता है। कल का टॉपिक क्विज था, तो आज का टॉपिक हमने हिस्ट्री को उठाया है, और खेल का टॉपिक एवरीडे रहता है। तो भाई खेल से संबंधित क्वेश्चन आपको इस प्रकार का दिया हुआ है कि ओलंपिक मसाल प्रज्वलित अर्थात मसाल जलाने की प्रथा किस ओलंपिक से शुरू हुआ? जलाने की प्रथा आपका किस ओलंपिक से शुरू हुआ? तो भाई ओलंपिक में आजकल क्या होता है कि जहाँ यह खेल का आयोजन होता है वहाँ एक मसाल जलाया जाता है। ये प्रथा जो है ये चालू हुआ, तो कहा पूछा गया है किस ओलंपिक से चालू हुआ? तो भाई ये 1928 ईस्वी में नीदरलैंड ओलंपिक जो एम्स्टर्डम में खेला गया था, ओलंपिक जो एम्स्टर्डम में खेला गया था, वहाँ ये सर्वप्रथम 1928 ईस्वी से मसाल जलाने की प्रथा को चालू किया गया, और ये तब से ये बराबर मसाल जल रहा है। अब जानेंगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है शुभंकर की परंपरा
परंपरा, शुभंकर की परंपरा या प्रथा कहिए इसको, प्रथा की शुरुआत किस ओलंपिक से हुआ? तो भाई किस ओलंपिक से हुआ? ओलंपिक से हुआ। तो भाई आजकल भी देखते हैं शुभंकर, तो वहाँ का पॉपुलर चीज के विषय को शुभंकर बनाया जाता है। जैसे अभी मशाल खेल जो बिहार में खेल हुआ, उसका शुभंकर हम लोग गोरैया पक्षी को लिया गया है, क्योंकि गोरैया पक्षी को ये बिहार राज्य का ये राष्ट्रीय पक्षी घोषित, राजकीय पक्षी घोषित किया गया है और इसकी जाति लुप्त होती जा रही है। इसलिए सरकार क्या किए हैं कि गोरैया पर विशेष रूप से ध्यान सरकार का आकर्षित हुआ है, क्योंकि इसे बचाने के लिए हम लोग इसको, तो मशाल खेल में क्या होता है, शुभंकर आपका गोरैया को लिया गया। उसी प्रकार हर देश में शुभंकर जो है ये एक प्रकार का परंपरा चालू किया गया, जो ओलंपिक में जिस देश में ये होता है वहाँ के शुभंकर को दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत पूछा है कब से हुआ है, तो भाई इसकी शुरुआत जो है 1968 ईस्वी में मॉस्को ओलंपिक से शुरू हुआ। मॉस्को ओलंपिक से इसको शुरू किया गया और ये अभी तक जारी है। तो भाई शुभंकर जो है इसकी शुरुआत 1968 ईस्वी में जो मॉस्को ओलंपिक में खेला गया था, उसमें सर्वप्रथम शुभंकर को दिखाया गया। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 13 नंबर क्वेश्चन में महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी किस ओलंपिक से शुरू हुआ? किस ओलंपिक से शुरू किया गया? तो भाई पहले जो शुरुआती दौर में ओलंपिक जब चालू हुआ था तो उसमें केवल पुरुष लोग ही भाग लेते थे, लेकिन महिलाओं की भागीदारी ओलंपिक में किया गया। तो यह पेरिस ओलंपिक 1900 ईस्वी में पेरिस ओलंपिक जो फ्रांस में हुआ था, फ्रांस के पेरिस ओलंपिक से महिलाओं की भागीदारी होने लगी और अभी तक ये जारी है। अब हम लोग जानेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। तो भाई 14 नंबर क्वेश्चन है विश्व युद्ध होने के कारण किन ईस्वी में ओलंपिक खेल
को रोका गया, को रोका गया। तो मेरे प्यारे बंधु, ये ओलंपिक का खेल लगातार हो रहा था, लेकिन विश्व युद्ध होने के कारण यह खेल को निम्नलिखित ईस्वी में इसको रोक दिया गया। 1916 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1940 ईस्वी और 1944 ईस्वी में इस खेल को नहीं खेला गया। क्यों नहीं खेला गया? तो भाई विश्व युद्ध छिड़ने के कारण यह खेल को रोक दिया गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा 15वां होगा। तो भाई लास्ट क्वेश्चन 15 में हम लोग देखेंगे किस ओलंपिक में, किस ओलंपिक में यूएसए के पुरुष खिलाड़ी जिसका नाम था माइकल फेल्प्स, यह एक तैराक था। क्या था भाई? ये तैराक, ये माइकल फेल्प्स जो था एक तैराक खिलाड़ी था जो 8 स्वर्ण पदक लिया था, जो 8 स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। तो पूछा गया है कि यूएसए का एक खिलाड़ी है, पुरुष खिलाड़ी माइकल फेल्प्स जो तैराक है, वह किस ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक लिया था भाई? तो ये था बीजिंग ओलंपिक, ये बीजिंग ओलंपिक में ये यूएसए का पुरुष खिलाड़ी जो माइकल फेल्प्स था, वह एक तैराक था जो 8 स्वर्ण पदक बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। तो मेरे प्यारे बंधु, एवरीडे जीके में हम प्रत्येक दिन 15 क्वेश्चन के साथ उपस्थित होते हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोग ये 15 क्वेश्चन प्रत्येक दिन आप करते जाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि आपको पूरा जीके पर कमांड हो जाएगा। तो मेरा उद्देश्य है कि स्नेह चलना है, कछुए की चाल चलना है और एक हमारा जो मंजिल है वहाँ पर हम लोग पहुँच जाएंगे। तो भाई आज एवरीडे जीके क्लास अब समाप्त होता है। तो मेरे प्यारे बंधु, आपसे निवेदन है कि हमारा क्लास आपको अगर अच्छा लगता है तो कृपया कर हमारा चैनल राय एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो इसी शब्दों के साथ कल का जो हमारा टॉपिक होगा वह साइंस से संबंधित होगा। एक दिन आर्ट्स का क्वेश्चन रहेगा, दूसरे दिन साइंस से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। इसी प्रकार हम लोग हर एवरीडे जीके क्लास में 15 क्वेश्चन हल करेंगे। तो भाई तब कल के लिए फिर हम लोग मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।